नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं इस लेक्चर की शुरुआत करूंगा। इस लेक्चर का जो आपके सिलेबस के अनुसार हम इसको जो है कि प्रस्तुत कर रहे हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी संपूर्ण विश्लेषण के साथ यह रिवीजन चित्रात्मक प्रस्तुति है। तो आइए, अब पर्यावरण के बारे में हम आज कुछ जानते हैं, कुछ हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे आपके जीवन में बदलाव होगा, साथ ही साथ आपकी परीक्षाओं के लिए ये आपको बेहतर जो है कि मैटर आपके लिए साबित हो, यही मैं आशा करता हूँ। चलो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना है। ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें दिया हुआ है जलवायु, जंतु, मिट्टी और वनस्पति। इन चारों का अंतर संबंध है, पारस्परिक संबंध है। यानी कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंतु जो है वो प्रभावित होता है जलवायु से, और जलवायु प्रभावित करती है जंतु को। यानी एक दूसरे का जो है कि संबंध है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप हिंदुस्तान में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ की जलवायु आप देखेंगे कि ये जलवायु ऐसी है कि इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। यहाँ 4 महीने जो है बारिश देखने को मिलेगा, 3-4 महीना गर्मी देखने को मिलेगा यानी समर सीजन, और 3 से 4 महीना आपको जो है कि विंटर सीजन यानी कि सर्दी देखने को मिलती है। तो जलवायु के अनुसार ही हमारी कृषि उस पर निर्भर करती है। जैसी जलवायु है उस प्रकार की कृषि होती है, उसी प्रकार की वनस्पति होती है। यानी जलवायु वनस्पति को प्रभावित करती है और वनस्पतियाँ जलवायु के अनुसार ही होती हैं। अच्छा, ये जितने भी वनस्पति आप देख रहे हैं, धान, गेहूँ, हाँ, बाजरा, मक्का, जौ और तमाम तरह की ऐसी वनस्पतियाँ जो आप देखते हो अपने आसपास, ये सारी चीज़ें जलवायु पर निर्भर करती हैं। अगर हमारी जलवायु बच्चों मान लो, समझ लो कि अगर हमारी जलवायु उपोष्ण होती, या आप मान लो शीत क्षेत्र में टैगा या टुंड्रा टाइप की होती, तो यहाँ पे जो है कि इस प्रकार की वनस्पतियाँ आपको नहीं दिखती जैसी आपको दिखती है। तो जंतु मिट्टी से भी प्रभावित होते हैं, मिट्टियाँ भी जंतु को प्रभावित करती हैं। वनस्पतियाँ तो मिट्टी के अकॉर्डिंग होती है, जैसी जहाँ की मिट्टी होती है उस प्रकार की वनस्पति होगी। सबसे बढ़िया वनस्पति मानी जाती है एलुवियल सॉइल, यानी जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी बच्चों नदियों के मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे हैं। हालांकि सबसे, अगर मान लो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र तो आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र मिलेगा, विषुवत क्षेत्र जिसको इक्वेटर कहते हैं। तो वहाँ की वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा रिच होती हैं। ठीक है, तो ये सभी का अंतर संबंध होता है। तो यहाँ पे अंतर संबंध को दिखा रहा है। दूसरे चैप्टर पे हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सावधानी इसको समझना है कि परितंत्र के घटक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। ठीक है, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं साइड में। अच्छा, परितंत्र के घटक की बात करें तो परितंत्र यानी इकोसिस्टम में 2 घटक होते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके चारों तरफ के क्षेत्रों को मिला के परितंत्र का निर्माण होता है बच्चों। तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलेगी, एक जैविक घटक मिलेंगे, एक अजैविक घटक मिलेंगे। अजैविक घटक के अंतर्गत आपको क्या क्या 3 पार्ट में ये डिवाइड है। एक कार्बनिक घटक होता है, एक अकार्बनिक घटक होता है, एक भौतिक घटक होता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि परितंत्र कितने घटक में विभाजित हैं, तो आप कहेंगे जैविक और अजैविक 2 ही घटक हैं मेन, मुख्यतः। अगर अजैविक घटकों के बारे में पूछ दे कि ये कितने प्रकार में विभाजित है, तो आप कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। भौतिक घटक में आप देख लो बच्चों, प्रकाश आता है सूर्य का, तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, हाँ, और वायुमंडलीय दाब। ठीक, स्थलाकृति आती है जिसकी ऊंचाई, ढलान और वायु, ये सारी चीज़ें भौतिक घटक में है। वायु क्या है? एक भौतिक घटक है। अगर हम पूछें कि हवा क्या है, ऑप्शन दे दें, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक, तो आप किसको टिक करेंगे? वायु एक भौतिक घटक है। अकार्बनिक घटक में आपको देखो जल मिलेगा, अकार्बनिक है। मृदा मिलेगी, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि मिलेगी आपको, खनिज तत्व मिलेंगे आपको, चट्टानें मिलेंगी, और कुछ अन्य तत्व मिलेंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इत्यादि, आयरन वगैरह। ये सारी चीज़ें अकार्बनिक घटक हैं। ये अकार्बनिक घटक भी आपके पौधों
के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पौधों की वृद्धि, पौधों के ग्रोथ, पौधों को उगाने के लिए ये अकार्बनिक घटक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। प्लस भौतिक घटक भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये दोनों घटक आपके किसी भी प्लांट को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, यानी कि पौधे को जो है कि उसके बीज से लेकर उसके पकने तक में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। और इनका इनका जो है कि तत्व भी समाहित होता है। और कार्बनिक घटक में आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा। देखो ये कार्बनिक घटक में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, किसी भी खाद्य पदार्थ में ये तीनों चीज़ें, खाद्य पदार्थ जो आप लेते हैं वो तीनों चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। अगर आप ब्रेड रोटी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, दाल अंडा वगैरह मछली खा रहे हैं प्रोटीन आपको मिलती है, वसा में आपको जितने भी जो है कि घी और तमाम चीज़, अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जिसमें फैट यानी वसा मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा, ये तीनों कार्बनिक घटक हैं। ह्यूमस और यूरिया भी कार्बनिक घटक है, समझ लेना, इसमें कार्बन के तत्व हैं। अजैविक बता दिए। अब जैविक घटक में आप देख लीजिए, एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। तीन लोगों का जो है कि जैविक घटक में किसी भी परितंत्र में ये तीन चीज़ें ही पाई जाती हैं। उत्पादक का मतलब ये है कि मान लो जैसे गेहूं का पौधा उत्पादक के रूप में आ जाएगा। किसी भी प्रकार की घास और किसी भी प्रकार का प्लांट, किसी भी प्रकार का आप पौधा आप दे लीजिए, वो उत्पादक होता है। ठीक है। उपभोक्ता कौन है, जैसे हम जैसे लोग, जंतु जितने हैं सब उपभोक्ता हैं। इंसान भी एक जानवर है, तो ये सारे लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं। पशु और पक्षियाँ ये सारे क्या हैं, उपभोक्ता में आ जाएंगे। अपघटक में कौन आता है, यानी कि उपभोक्ता के मरने के बाद उनको में मिट्टी में जो कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट और तत्व के रूप में मिला देते हैं मिट्टी में, वो अपघटक कहलाते हैं। अपघटक बताएंगे। उपभोक्ता भी तीन प्रकार का होता है, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता, एक तृतीयक उपभोक्ता। तो आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन कहीं भी, इस वर्गीकरण को आप हमेशा ध्यान देना बच्चों। किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी परितंत्र में कितने प्रकार के जो है कि घटक होते हैं, तो दो कंपोनेंट या घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक में है भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। और जैविक में आपके ये हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा चित्र आपके सामने आ गया, देखो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या एक समुदाय का निर्माण करती है और ये समुदाय जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में कहा जाता है कि निश्चित क्षेत्र या दृश्य को दर्शाते हैं। ठीक, समझ गए, इसमें कुछ खास नहीं था, हम आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बच्चों, इकोसिस्टम के बारे में अगर और अच्छे से समझा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये स्थलीय, जलीय और मानवीकृत तीन प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि आपके पृथ्वी पर उपलब्ध है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसको प्रकृति ने स्थल पर विद्यमान प्राकृतिक रूप से पोषित और प्राकृतिक रूप से ग्रो करने वाले या विद्यमान रहने वाले जो तंत्र हैं वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। जल में जो है कि प्राकृतिक रूप से मौजूद जो तंत्र है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब मानवीकृत का मतलब इंसान भी अपने पारिस्थितिकी तंत्र अपने हाथों से बना सकता है, हालांकि उनमें सारे सहयोग जो है कि प्रकृति का ही है, चाहे आप मिट्टी का, पानी का, अब तमाम तरह की वनस्पतियों का, फूलों का, पेड़ों का और जानवरों का, इन सबको आप समाहित करेंगे तो एक तरह से ये सारे प्राकृतिक ही होते हैं, लेकिन मानव द्वारा बनाया जाने वाला तंत्र मानवीकृत। जैसे कृषि, खेत और खलिहान, आप एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। आपका धान का खेत है बहुत बड़ा, ठीक है, उसके जो है कि चारों तरफ जो है कि जो आप धान की फसल लगाए हुए हैं वो कृषि, खेत, खलिहान के अंतर्गत वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। जल और जीवशाला, आप अगर मान लो कोई एक्वेरियम डेवलप किए हैं, उसमें बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे कछुए, बहुत सारे मान लो आप जो है कि और तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए, जैसे सिंघाड़ा उंगाड़ा लोग बोते हैं, तो वो एक जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र है, वो मानव ने बनाया है, तो मानवीकृत हो गया। अंतरिक्ष यान में जो है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाता है जिससे सर्वाइवल हो सके, जिससे जो है कि उसमें आदमी जिंदा रह सके, तो वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र। तो यह मानवीकृत है। कभी कभी पूछ देगा कि अंतरिक्ष यान एक मानवीय
मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र है तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। समझ गए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों जो है कि एक अलवणीय जल आता है, एक लवणीय जल। अलवणीय जल में ऐसे जल जिसमें जो है कि लवण की मात्रा कम हो। लवण का मतलब सीधे सीधे समझ लो बच्चों, आप ये कह सकते हो कि प्रदूषण से। और प्रदूषण का मतलब, लवण का मतलब ये है कि इतने जो है कि तरह की जो है कि लवणीय पदार्थ उसमें मिले होते हैं कि जिससे जो है कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर लवणीकृत अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है समुद्र। समुद्र सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी समुद्र का ही होता है। सबसे कम अलवणीकृत अगर जल की बात करोगे तो वर्षा का पानी है, और सबसे शुद्ध भी वही होता है। तो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पे आप लवणीय और अलवणीय का विभाजन कर सकते हैं। तो लवणीय जल में एक लवणीय झील होती हैं, ज्वार नदमुख होता है, जहाँ नदियाँ जो है समुद्र में मिलती हैं, और समुंदर होता है। तो ये सारे लवणीकृत जो है कि जल क्षेत्र होते हैं। और लवणीकृत जल क्षेत्र में आपका तालाब है, आपकी झील है, आपका झरना है। झरना मीठे पानी का झरना होता है, इसमें लवण की मात्रा कम होती है, शुद्ध जल होता है, पी भी सकते हैं आप। झीलें भी नदियों द्वारा जो है कि कट के या पहाड़ों ये एरिया में जो नदियों के शोर से मीठे जल से बनी झील है, वही हाल तालाब का है। ये तो हो गया जलीय पारिस्थितिकी तंत्र किन किन जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है। ये तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों, झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और झरना एक अलग तरह का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सब पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात बता रहे हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपको वन दिखेगा, घास के स्थल दिखेंगे, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र है। मरुस्थल भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें भी आपको मरुस्थलीय जो है कि पेड़ पौधे झाड़ियाँ और जानवर आपको दिखेंगे, वो जो साथ साथ रहते हैं वो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बच्चों आपसे प्रश्न पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जो है कि जैव विविधता जो है कि मग्न ढाल में पाई जाएगी कि मग्न तट में, तो मग्न ढाल में, क्योंकि ये समुद्र तल का जीवी प्रदेश है, यहाँ पे आपको बहुत सारे जीव मिलेंगे। मग्न तट का मतलब ना कि जैसे यहाँ से आप समुद्र में घुसे, समंदर में आप घुसे स्नान करने के लिए, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक जाते हैं, नहा कर चले आते हैं, यानी मग्न तट तक ही आदमी वापस चला आता है। मग्न ढाल तक जो है कि नहीं जा पाता, और प्रकाशीय क्षेत्र यहाँ तक होता है, यहाँ तक जो है कि प्रकाश पहुँचता है, तभी जो है कि इस क्षेत्र में जो जीवन है, जो छोटे छोटे प्लैंकटन था, बहुत सारे जो है कि समुद्री घासें और बहुत सारे ऐसे जो है कि उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब कि जिसको मछलियाँ खा के जिंदा रहती हैं, बहुत सारी घासें, बहुत सारी शैवाल, समझ रहे हैं। तो ये प्रकाशी क्षेत्र है, तो इस वाले जीव क्षेत्र। और ये वाला जो आपका ये गहरा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको जीव प्रदेश बहुत कम मिलेगा, या तो 9 के बराबर मिलेगा, या तो बड़े जीव यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन इधर ही उनको जो है कि भोजन और उनका पारिस्थितिक तंत्र बनता है, यहीं पे वो जीवन का निर्वहन करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन से मग्न ढाल में क्या जीवी समुद्र तल में जीवी प्रदेश हैं, मग्न ढाल में देखने के लिए, मग्न तट में नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें, हालांकि देखो बच्चों ये थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में समराइज हम आपको करके बता देंगे। यहाँ पे एक पेज जुड़ गया है कि वन के उन्मूलन के कारण क्या है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसको ध्यान रखना। हालांकि चलो यहीं देख ही लो कि वन के उन्मूलन यानी वनों के काटने के कारण क्या क्या है। सबसे पहले तो झूम कृषि का बढ़ता दायरा। झूम कृषि में क्या होता है बच्चों की, वनों के क्षेत्र में जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानिक ग्रुप हैं या ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो उस क्षेत्र के वन को काट पीट के साफ सूफ करके वहाँ पे खेती करते हैं। 3-4 साल तक खेती करेंगे, उसके बाद उस क्षेत्र की मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम हो जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे ना कि उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, और वहाँ के फिर जंगल झाड़ियों को साफ करना शुरू कर देंगे खेती करने के लिए। तो ये जो झूम खेती है, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके कारण भी वनों का जो है कि कटाव हो रहा है। वनों का उन्मूलन मतलब उनका कटाव। वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन होना भी वनोन्मूलन यानी वनों के कटने का एक कारण आजकल बनता जा रहा है। बहुत सारी वन भूमियों को काट के जो है कि हम लोग कृषि भूमि में परिवर्तित करने लगे। हमारी जनसंख्या इतना धुआंधार बढ़ रही है कि पेट भरने के लिए फसलों का उत्पादन अनिवार्य है। वनों का चारागाह में परिवर्तन करना भी, चारागाह भूमि, अगर आप वन भूमि को चारागाह भूमि आप घोषित करवा देते हैं, तो चारागाह से क्या होता है कि जो भी पशु आपके जो है कि उस चारागाह क्षेत्र में घास चरने जाएंगे, चरने की वजह से क्या होता है ना कि मिट्टियाँ जो समेत जो है वो घासें, वो झाड़ियाँ उखड़ जाती हैं, जिसके बाद बारिश के बाद वो बह जाती हैं।
तो उससे उसका हास होता है। हास का मतलब एक तरह से विनाश होता है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जो बार बार आने से भी वनों का उन्मूलन हो रहा है। बहुत ज़्यादा बाढ़, बहुत ज़्यादा सूखा आने से भी वनों का उन्मूलन हो रहा है। कागज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों, इसीलिए वनों को और काटा जा रहा है, क्योंकि कागज़ लकड़ियों से ही बनते हैं। शहरीकरण भी एक वनों के कटने या उन्मूलन का कारण है। नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अप्रोच है, यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है कि सतत विकास लक्ष्य के मापदंडों के अनुसार जो है कि आपको विकास करना चाहिए, तो उस पॉलिसी में गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ जो है खामी आपको देखने को मिलेगी। वन की अग्नि जो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भी वनों उन्मूलन का। एक बात बता दूं, मैं इसको इस तरह से डिटेल में बता रहा हूँ कि आजकल के पेपर में, वनडे एग्जाम में स्पेशली मैं बात कर दूं बच्चों, पुलिस वगैरह में इतना हल्के में नहीं लेना है इसको। उसमें भी जो है कि कथन बना के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं तो आप इस साल जो आपका एग्ज़ाम जो है कि रद्द हुआ है, उसके पेपर को उठा के देख लीजिए, इतने आसान प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और ये सारी चीज़ें तो आपको रीजनिंग में भी, सोलोलिज्म जो आप पढ़ते हैं उसमें भी तो ये सारी चीज़ें बना के आप पूछ सकता है। वनोन्मूलन का कारण यानी एक और है कि औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी धुआंधार लोग काट रहे हैं, इसकी वजह से भी वनों का उन्मूलन हो रहा है। तो ये जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। खाद्य श्रृंखला बच्चों, आप सुने होंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि खाद्य श्रृंखला का यहाँ हमने चित्र लगाया हुआ है। देखिए, घास, घास को टिड्डा खाता है, ये खाद्य की श्रृंखला है। टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप ही तृतीयक उपभोक्ता है, मेढक तो द्वितीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा था और घास जो है उत्पादक है। इस बात को आप ध्यान लीजिए, ये उत्पादक की श्रेणी में आता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, यानी उत्पादन इसने किया। ठीक है, उत्पादन इसने किया, ग्लूकोज एक तरह से कह लो घास में, उस जो है कि घास को ये खाए तो उपभोक्ता कहलाए। दूसरे उपभोक्ता ये हुए, तीसरे उपभोक्ता भी हुए। घास, बकरी तथा मानव भी आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण करते हैं। यानी कि घास, बकरी और मानव ये भी आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा। घास को बकरी खाएगी बच्चों, बकरी को मनुष्य खा जाए। और एक बात ध्यान दे रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है, स्वपोषी शाकाहारी उपभोक्ता और मनुष्य जो है सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी उपभोक्ता उस उपभोक्ता कहा जाता है जो शाकाहार और मांसाहार दोनों करता हो। और आप नेक्स्ट पे पहुंच जाइए। प्राथमिक उत्पादक हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र है। पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आप समझ लीजिए। ये फाइटोप्लैंक्टन पाए कहाँ जाते हैं, आपसे डायरेक्टली मैच करने के लिए पूछ सकता है। ये गहरे जल के स्रोत या समुद्र में पाए जाते हैं। गहरे जल वाला जो स्रोत होगा वो समुद्र ही होगा, नदियाँ तो हमारी इतनी गहरी है नहीं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पाया जाएगा, समुद्र में ही पाया जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन कोई मछलियाँ खाती हैं, जिससे छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, और बड़ी मछलियों को बड़ा मछली खाता है। जड़ युक्त पौधे आपको कहाँ मिलेंगे, हमेशा छिछले पानी में मिलेंगे। इस बात को ध्यान देना, कभी कभी पूछ देगा कि जड़ युक्त पौधे मिलते हैं छिछले पानी में, गहरे पानी में। विभिन्न प्रकार के घासें एवं जंगली शाकीय पौधे आपको घास स्थल पे मिलेंगे। फसल के पौधे आपको फसल भूमि में ही मिलेंगे, ये बात ध्यान देना। इसको आपको मैच करने के लिए पूछ सकता है कि फसल के पौधे कहाँ मिलेंगे, जड़ युक्त पौधे कहाँ मिलेंगे, समझ रहे हो, ये फाइटोप्लैंक्टन कहाँ मिलेंगे, ये मैच करने के लिए पूछ देता है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश, सारे ऊर्जा दुनिया में पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है बच्चों, जो आपकी मैकेनिकल ऊर्जा के थ्रू आप पढ़ते हैं कि पोटेंशियल ऊर्जा है, समझ रहे हैं, और तमाम तरह की ऊर्जाएं होती हैं। सारे ऊर्जाओं का स्रोत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा से ये उत्पादक जो क्या है, ये पेड़ या पौधा जो भोजन बनाता है, इसके भोजन को जो है कि शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता खा लेता है। हाँ, शाकाहारी का ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है फिर इस मांसाहारी में, द्वितीयक उपभोक्ता। और इस मांसाहारी को भालू मान लो है, ये मांसाहारी भी शाकाहारी भी, इसको शीर्ष मांसाहारी खा जाता है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ये ऊर्जा का प्रवाह है बच्चों।
ठीक है, ऊर्जा यहाँ से बननी स्टार्ट हुई। इसके बाद ये ऊर्जा इसमें आ गई पेड़ में, सन की ऊर्जा पेड़ में, पेड़ की यहाँ यहाँ ये ऊर्जा। फिर उसके बाद जो है कि अब घटक इसको कहाँ ले जाएंगे, मिट्टी में मिला देंगे, फिर वायुमंडल में रिलीज भी होता है। पोषण का स्तर के बारे में बात होती है तो पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों, इकोसिस्टम में आहार की जो श्रृंखला है सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला के कितने पोषण स्तर होते हैं? 3 से 4। पोषण स्तर एक में क्या आएगा? स्वपोषी जीव। स्वपोषी वो जंतु, सॉरी वो पौधे कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ही उनको कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता भी उनको कहा जाता है, स्वपोषी जीव उनको कहा जाता है। पोषण स्तर दूसरे में क्या आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। पूछ देता है कि पोषण स्तर 2 में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता। आपसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न करके पूछ देगा। पोषण स्तर 3 में आता है द्वितीयक उपभोक्ता। पोषण स्तर 4 में आता है सर्वाहारी यानी अंतिम उपभोक्ता या उच्चतम पोषण स्तर। अपघटक की बात करने, अगर डिकम्पोजर की बात करें तो उपरोक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर करते हैं। ये सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करने का काम ये अपघटक करते हैं, यानी डिकम्पोजर करते हैं, या छोटी छोटी जीव करते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसको जो है कि हाँ, मरने के बाद किसी भी जीव और जंतु को उसको मिट्टी में मिलाकर मिट्टी की तरह तैयार कर देते हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछता है कि तालाब का जैव भार उल्टा क्यों होता है? तो उल्टा पिरामिड होता है बच्चों, क्योंकि आप समझ लो कि एक तालाब है, उसमें प्लैंकटन, प्लैंकटन अभी बताया हूँ, प्लैंकटन को कौन खाती हैं? छोटी मछलियाँ, क्रस्टेशियंस, उससे भी छोटी मछलियाँ जो हैं, फिर बड़ी मछलियाँ। तो प्लैंकटन अगर 5 केजी है तो क्रस्टेशियंस का जो है कि वजन 25 किलोग्राम हुआ। छोटी मछलियाँ उसमें 100 किलो पाई जाएंगी और बड़ी मछलियाँ 1000 केजी पाई जाती हैं, यानी उनका वेट होता है। तो जैव का भार ही जैव भार कहलाता है। ये सब जीव हैं, ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है। तो 1 2 3 4 जीव हैं, ठीक है। तो जैव का भार देखिए, यहाँ 5 किलो था, यहाँ 25 किलो, यहाँ 100 किलो, यहाँ 1000 किलो। तो जैव का भार बढ़ता जा रहा है, ठीक। और ये उल्टा इसलिए बन रहा है कि जो सबसे उच्च स्तर पे है वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि एक बात ध्यान रहे कि उत्पादक ये है, प्लैंकटन क्या है? उत्पादक है। उत्पादक का भार सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप बताइए, स्थल पे रहते हैं आप, सबसे ज़्यादा उत्पादक आपको दिखेगा। जितनी भी वनस्पतियाँ आपकी खेत में चारों ओर पूरी दिखती हैं, उनका जैव भार अधिक होगा कि उसको खाने वाले जानवरों और इंसानों का? उसका अधिक होगा। तो वहाँ जैव भार सीधा होता है, यहाँ पे जैव भार देखो उल्टा बन गया। ये बात है। जैविक आवर्धन क्या होता है? तो एक बात और बता दूं कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। ऊतक, अरे आप जानते हैं ना, सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलने से ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलने से बच्चों अंग बनते हैं, और अंगों के मिलने से ही क्या होता है? एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ऊतकों में जमा हो जाते हैं, इसी घटना को जैविक आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशंस कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक ये अनिम्नीकरण है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अनिम्नीकरण का मतलब है ये समाप्त, जैसे प्लास्टिक आप ले लो, ये जो है कि अनिम्नीकरण है, इनका निम्नीकरण नहीं होता। निम्नीकरण होने का मतलब ये है ना कि प्लास्टिक को आप खेत में फेंक दो, ये 300-400 साल बाद जाके जो है कि डिकम्पोज होंगे या उस मिट्टी में मिलेंगे। सोचो, ये मिट्टी में अनिम्नीकरण है। निम्नीकरण किसको कहोगे? पेड़ की, पौधों की पत्तियां हैं, आपकी सब्जियां हैं, हाँ, जो जैविक चीज़ें हैं वो निम्नीकरण है। लकड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और निम्नीकरण में आता है डीटीटी, ये प्रदूषक है, ये मिट्टी में मिलता नहीं है। इसका जो एक मिट्टी में मिलने का मतलब ये है ना कि मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता है, ये बहुत दिनों तक बना रहता है। अगर डीटीटी जैसा प्रदूषक आप छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, फसलों में, तो वो फसलों के माध्यम से वो क्या हो जाएगा? फसलों के अंदर उनके जो है कि फलों में चला जाएगा। उस फल को आप खा लेंगे तो आपको शरीर में चला जाएगा, ठीक है। तो
जैविक आवर्धन का मतलब है कि प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ साथ उनकी सांद्रता भी बढ़ रही है, और वो इंसानों में, जानवरों के शरीर में उनकी सांद्रता बढ़ती जाने से जानवरों और इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। कह रहा है कि इनका अवशोषण आप कर लेंगे, खा पी लेंगे, तो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव है। आप उत्सर्जन क्रिया द्वारा जो है कि टॉयलेट द्वारा अब इसको बाहर नहीं निकाल सकते। वो लंबे समय तक आपके शरीर में जब तक जिंदा रहेंगे, हो सकता है बने रहे, बहुत तरह की बीमारियां आपको जो है कि दे के चला जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है बच्चों, हम बता दें। एक गैसीय चक्र, एक अवसादीय चक्र, दो प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। उदाहरण के लिए गैसीय चक्र में आता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन चक्र, अवसादीय चक्र में आता है कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, हाँ, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये अवसादीय चक्र, यानी कैल्शियम मान लो आपकी मिट्टी में मिला है, और उस कैल्शियम में आप आम मान लो बोए हुए हैं, आम का मान लो आपके पास पेड़ है, और उसकी मिट्टी में, उसकी जड़ों में कैल्शियम एंटर किया जड़ों के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जो है कि खनिज लवण को और पानी को ले जाने का काम जाइलम करता है, और उसके थ्रू वो जो है कि कहाँ पहुँच गया, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो पहुँच गया आपके यहाँ पत्तियों में, पत्तियों से फूलों के माध्यम से आप मान लो आपके फल में आ गया, फल आपने खाया और आपके शरीर में कैल्शियम आ गया, और आप मान लो उसी फल को आप अपने किसी जंतु को खिला दिए। कोई आपके पास मान लो आप खरगोश पाले हुए हैं, उसको आप उस आम को खिलाए, कुछ दिन बाद खरगोश मर गया, वो मिट्टी में आप उसको दफना दिए, फिर वो जो है खरगोश का कैल्शियम मिट्टी में पुनः वापस चला आया। तो ये है अवसादीय चक्र, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। गैसीय साइकिल में क्या आता है, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र के बारे में बच्चों ही जान लो। जैसे मान लो कि जैसे एक पेड़ है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है, तो उसको वाटर चाहिए, प्लस जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। इनकी उपस्थिति में वो क्लोरोफिल्स उनकी पत्तियों में होती हैं। इसकी उपस्थिति में वो भोजन बनाता है, भोजन के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और पौधों से ऑक्सीजन आया, हम लिए, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लिया, फिर हमसे ऑक्सीजन लिए, तो एक साइकिल बनती है, ये गैसीय चक्र ये कहलाती है। नाइट्रोजन का चक्र भी गैसीय चक्र है। नाइट्रोजन जो है कि हमसे जो है कि सॉरी बहुत सारे पौधों से, हाँ, उनके जो है कि आप नाइट्रोजन गैसों का जो है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि वायुमंडल के नाइट्रोजन गैसों को, जो दाली है, जैसे ना मटर हुआ बच्चों, अरहर हुआ, ये सारे ऐसे पौधे हैं कि इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, और वो डायरेक्ट जो है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को खींच लेते हैं, और उस नाइट्रोजन को खींचते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो है पौधा यूज कर लेता है, और पौधा यूज कर लेता है, ये पौधों में रहने के लिए इनको स्थान मिल जाता है। पहले से इन दोनों लोगों की सेटिंग है। राइजोबियम का है कि भैया हम आपके लिए नाइट्रोजन खींच के वायुमंडल से आपको दे देंगे, आप ग्रोथ करना, और हमको अपने जड़ों में रहने देना, और हमारी भोजन वगैरह की व्यवस्था वहीं जड़ों में तुम कर देना। प्लांट ने कहा ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन इसने वायुमंडल से खींचा राइजोबियम, और फिर उससे वो पौधों को दे दिया, और पौधों फिर नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है कि ये चक्र चलता रहा, उनके मरने के बाद फिर जो है कि नाइट्रोजन जो है क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो ये सारा जो है कि तो नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, तो ये सब जो है वो रासायनिक चक्र के ये एग्जाम्पल थे। ये देखो, सबसे पहले मान लो किसी भी वनस्पति के बारे में हम बात कर लें, तो उसका सबसे पहले न्यूट्रिशन होता है, नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर स्थापन की स्थिति होती है, फिर प्रतिक्रिया होने लगती है। वहाँ के जितने जीव जंतु हैं वो सब प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करने के बाद जब वो जीत जाता है, तब स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन हो जाता है उसका। तो 1 2 3 4 5 चरणों में जाके कोई जीव जो है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है कि अपने आप को स्थापित कर पाता है। बहुत सारे पारिस्थितिकी आंदोलन थे, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये एक और आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी पदचिन्ह का होता है। पदचिन्ह का मतलब ये बच्चे ना कि एक सामान्य इंसान, समझ रहे हो, अपने जीवन में कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, सोचो। हाँ, अगर वो जल का उपयोग कर रहा है, विद्युत का उपयोग कर रहा है, बहुत सारी मोटर गाड़ियों का उपयोग कर रहा है, तो एक एसी का उपयोग कर रहा है, रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहा है,
तो ये सब सारी चीज़ों का उपयोग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण के लिए दुश्मन है, ये हानिकारक गैसेस रिलीज करते हैं। तो एक अकेला इंसान कितना ज़्यादा जो है कि कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है या पर्यावरणीय प्रदूषित गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, इसका जो पैमाना और मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको पारिस्थितिकी पदचिह्न कहते हैं। पारिस्थितिकी पदचिह्न में सबसे अच्छा जो है कि गांव के लोगों का होता है, सबसे खराब शहरी लोगों का होता है, क्योंकि शहरी लोग ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। इकोटोन के बारे में आपको पूछता है प्रश्न में कि परितंत्र में या इकोसिस्टम में इकोटोन क्या होता है। तो ये एक समुदाय है घास स्थल का बी, और एक समुदाय ए है जंगल का। ये जंगल का समुदाय है बच्चों, ये घास स्थल का समुदाय है। आप जानते हैं कि जब जंगल समाप्त होता है तो धीरे धीरे घास स्थल शुरू होते हैं। तो इनके बीच का क्षेत्र, दोनों के बीच का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसमें आपको जंगल और घास दोनों की उपस्थिति मिलेगी। इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे ना अल्फा बीटा गामा करके चीज़ें दी हुई है। एक परितंत्र जो है कि यहाँ पे जैविक विविधता देखिए, एक इसके पास त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक सर्कल टाइप है। इसके पास देखिए त्रिभुज चतुर्भुज सर्कल टाइप के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ है। सी के पास जो है एक और एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ गई, ये वाला, और डी के पास एक और एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ गई। तो ये आपकी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है कि जैव विविधता बढ़ती गई। सबसे कम जैव विविधता ए के पास, उसके बाद जैव विविधता बी के पास, फिर सी के पास सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? यहाँ पे डी है। डी क्योंकि इसमें कितने आइटम है? 1 2 3 4 5, 5 तरह की विविधता, यानी 5 तरह के जीवों का जो है कि निवास है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको कहाँ दिखेगी? यहाँ पे दिखेगी। अच्छा, जैव विविधता की हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर जैव विविधता की बात कर ले बच्चों, तो देखो ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव आप जानते हैं, ये ग्लोब है आपका, ये होता है आपका भूमध्य रेखा, सबको पता है। ये उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, और ये जैव विविधता की प्रवणता वाले क्षेत्र हैं दोनों, यानी कि यहाँ पे भी जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन उच्च जैव विविधता यहाँ है, ठीक है। और निम्न जैव विविधता का क्षेत्र कौन है? तो 66(1/2), यानी 66(1/2) नॉर्थ से लेकर पोल तक, नॉर्थ पोल तक, और 66(1/2 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक वाला जो एरिया होता है बच्चों, वो निम्न जैव विविधता वाला होता है, यानी बहुत कम जैव विविधता मिलती है, यानी गिनी चुनी वहाँ वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी आपको, और गिने चुने जंतु देखने को मिलेंगे। अगर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र देखना है तो आप भूमध्य रेखा क्षेत्र में जाइए, वहाँ दुनिया भर के हजारों लाखों प्रकार के प्रजातियां मिलेंगी, लाखों प्रकार के जंतु मिलेंगे, लाखों प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता की बात कर लें बच्चों, तो पर्वतीय क्षेत्र में अगर ये पर्वत एक बना हुआ है, अब अगर आप एक पर्वत पे जाएंगे तो उच्च जैव विविधता उसके जो है कहाँ मिलेगा? सबसे नीचे। देखो पर्वत यहाँ शुरू हो रहा है और ये आपका पर्वत का पीक है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी सबसे ज़्यादा घास, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की अलग अलग जातियाँ, अलग अलग जंतु सबसे ज़्यादा नीचे ही मिलेंगे। जैसे जैसे आप पर्वत पर ऊपर बढ़ते जाएंगे बच्चों, आपकी जैव विविधता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और सबसे निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है इसका पीक है, यानी कि प्रति किलोमीटर आप ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है? 6.5 डिग्री की कमी भी होती है, ये भी आपको बताया जाता है। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके जो है कि सेकंड वीडियो जब हम आपको देंगे तो उसमें सारी बातें क्लियर कर देंगे। ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।